मुंबई मेट्रो लाइन 3 में आप सभी का स्वागत है। वॉइस ऑफ अमेरिका के रेडियो सेट से लेकर दूरदर्शन के समाचार तक इस युवा इंजीनियर ने आवाज के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई। और ये है मेरा सबसे करीबी दोस्त मिस्टर माइक। आवाज संचार की सबसे बड़ी संपत्ति है कि ध्येय वाक्य से आपने लाखों युवाओं को एंकरिंग, वॉइसिंग, डबिंग और एक्टिंग के गुण सिखाए। हटी जीन्स और टी शर्ट में दूरदर्शन के लिए ऑडिशन देने वाले शमी नारंग मेट्रो ट्रेन्स की शान है, संगीत की खान है और फिल्म जगत में सम्मान है। आइए वॉइस गुरु से न सिर्फ उनकी जीवन यात्रा जाने बल्कि प्रश्नों के माध्यम से जाने वॉइसिंग और एंकरिंग के गुण। जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं हमारे आज के मेहमान का। प्लीज वेलकम मिस्टर शमी नारंग। स्वागत है सर, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आवाज़ के बादशाह का स्वागत करना अपने आप में बहुत सुकून देता है। थैंक यू सो मच। जिस आवाज़ को ज़िंदगी भर सुनते आए हैं उससे रूबरू होना कितना प्रेममयी है, ये हम आपको बता नहीं सकते। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, याद करते हैं उन दिनों को जब पसीना गुलाब था, आपकी आवाज़ गूंजती थी, ज़बरदस्त लोगों का क्रेज होता था, आपके पीछे पीछे लोग भागते थे, दौड़ते थे। कैसे थे दिन संघर्ष के और वो पुराने? विजुअल माध्यम एक दूरदर्शन ही हुआ करता था उन दिनों में, और दूरदर्शन में समाचारों की अहमियत बहुत हुआ करती थी। तो इस वजह से दूरदर्शन में आना हुआ। अपने आप में दूरदर्शन में प्रवेश करना ही ऐसा लगता था जैसे आप अपने दौर के अमिताभ बच्चन बन गए। मतलब वो गलतफहमी थी वैसे तो। नहीं, सत्य था वो। हमने तो वो मंजर देखा है साहब, एकदम देखा है जी। ठीक था, पर उससे पहले एक कोई 2-3 साल की एक जद्दोजहद थी दूरदर्शन में आने से पहले जी। तो क्योंकि तालीम के हिसाब से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा था, मैकेनिकल। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तो हमारे कॉलेज का एक ऑडिटोरियम बन रहा था और उस अमेरिकन्स बनाने आए थे उसे। मैं आपको बड़ा मुख्तसर तौर पे संक्षिप्त में बताऊंगा आपको। जी जी जी। और फिर वो बस वो जब वो होता है, जब आपका कोई ऑडिटोरियम बनता है तो उसमें बड़े बड़े स्पीकर्स लगते हैं, ऑडियो सिस्टम फिट किए जाते हैं। तो वो जो एक अमेरिकन घोड़ा सीढ़ी लगा के जीने के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो स्पीकर्स बांध रहा था दीवार के साथ। तो हमको बड़ी एक जिज्ञासा थी, क्यूरोसिटी थी कि भाई ये करता क्या है। तो हम लोग एज एन इंजीनियर, एस्पायरिंग इंजीनियर, हम लोग चले गए उधर। और उनको एक माइक्रोफोन रखा हुआ था। उन्होंने कहा कैन समवन से समथिंग ऑन द माइक्रोफोन जी। भाई माइक्रोफोन पे कुछ। तो हमने सोचा ये एक बेसिक ऑडियो चेक जो हमने सुना था लाइफ में, वो कहेगा 1 2 3 1 2 3, है ना, हेलो हेलो, यही कहेगा ना जब आप एक ऑडियो चेक देते हैं जी। और उसने देखा नियति एक डेस्टिनी क्या चीज होती है। हम अगर 30 विद्यार्थी वहीं पर खड़े हैं तो इशारा करके मुझे बुलाया जाता है, कैन यू कम हियर एंड से समथिंग ऑन द माइक्रोफोन जी। और इससे पहले मतलब एक मौसीकी का, संगीत का शौक था मुझे। वो जो एक नॉर्मल कॉलेज में एक बैंड होता है, आई यूज्ड टू प्ले ड्रम्स फॉर दैट, आई यूज्ड टू पोक माय नोज एवरीवेयर। मतलब कहीं भी टांग अड़ा देता था, गाना गवा लो, है ना। और जैसे एक जो छिछोरापन होता है एक तरह का, है ना। और वो हॉस्टल में क्या करेंगे, दैट्स द ओनली वे टू स्टील द शो, है ना। तो इस तरह से शुरुआत हुई। तो उन्होंने कहा बोलिए कुछ। तो मैंने 1-2 की जगह मैंने लफाजी करनी शुरू कर दी, कुछ ऐसे, है ना, भाई और कैसा लगा, साले गोरे हमारे देश में आके हमें ही लूटते हैं, तो तीनों गोरे थे वो, है ना। तो मैंने कहा ये इसलिए ताकि मेरे जो बाकी फ्रेंड्स हैं इस बात से मुतासिर हो जाएं कि देखो मैं मजाक भी कर लेता हूँ, है ना। कुछ एक बेसिक, कुछ एक बेवकूफान आपकी एक वो बेवकूफों वाली हरकत होती है आपकी, है ना। सो आई वाज डूइंग दैट, बट मैं बड़ा सीरियसली कर रहा था उसे। ओके। सो दिस गाय हु वाज ऑन द लैडर, वो नीचे उतरा, कोई 30-40 सेकंड के बाद ही उतर आया। ओके। कहता है कम हियर। तो मेरे को लगा कि इसको मेरी हिंदी समझ आ गई है जो मैं इसके बारे में बोल रहा था। अब ये साला मेरी पिटाई करेगा, है ना जी। तो जब वो नीचे उतरा, देन ही टोल्ड मी, hey man, have you heard your voice on the microphone? Don't you think you're wasting your time? बाप रे बाप। अरे पागल हो यार, मैं चला 4th ईयर में पहुंच गया इंजीनियरिंग के, और तुम बोल रहे हो आई एम वेस्टिंग माई टाइम, माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हैव यू हर्ड योर एम्पलीफाइड वॉइस। तो हमें उस टर्म भी नहीं आती थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या पता होता था ना। जी।
So उसने कहा कि साहब, have you heard your amplified voice? So I said, so you should be a broadcaster. अच्छा, मेरे को टर्म भी नहीं पता थी यार, हम लोग एक बहुत देसी भाषा में अनाउंसर कहा करते थे जी, है ना, कि वो अनाउंसर है, हाँ, अमीन सानी साहब एक अनाउंसर है, मतलब है ना। खैर में एंड वी आर फ्रॉम USIS, मेरे को मालूम ही नहीं था व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, जी, यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन सर्विस, और हमारा ऑफिस दिल्ली कर्जन रोड में है, तो आप कल सुबह आइए, मिलिए हमको। और वहां पर एक यूनिट है VOA। ओके, सो VOA स्टूड फॉर वॉइस ऑफ अमेरिका। अब तो बंद हो गया शायद, पता नहीं, होता नहीं होता मुझे मालूम नहीं है। BBC सुना हुआ था लेकिन मुझे मालूम नहीं था VOA क्या होता है। ओके। तो सबसे पूछा, उन्होंने कहा जाओ यार, हो आओ, इसी बहाने स्टूडियो देखोगे कैसा होता है। इससे पहले मैंने कभी स्टूडियो भी नहीं देखा था, फिल्मों में देखा था, वो जो वायलेंस बज रही है और लता, वो जो हीरोइन गा रही है, इस तरह का देखा था कि एक शीशा होता है, उसके उस तरफ एक रिकॉर्डिंग इंजीनियर बैठा होता है। वो भी बहुत वेग सा आइडिया है ना जी। खैर मैंने फिर बस पकड़ी, कर्जन रोड पहुंचे, पर वो USIS मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी, ओके, वो वाली बिल्डिंग जी। उसमें उन्होंने कहा कि, और पर वो बहुत पर्टिकुलर होते थे, उन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ था रिसेप्शन में, अदरवाइज अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, क्या उन्होंने कहा बात कि है। आपका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये आपका टाइम है, आप ऊपर चले जाइए। तो मैंने पहली मर्तबा अपना एक कोई साउंड स्टूडियो देखा। ओके, तो उन्होंने कहा, ये मिस्टर नारायण काम 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 काम। तो कोई 4-5 गोरे होंगे जो इधर ऐसे वैसे खड़े हुए थे, वो ऑडियोविजुअल के लोग होंगे कोई, और एक तिलक विलक लगा के एक शास्त्री जी थे। ओके, तो उन्होंने कहा कि लाइक ही इज मिस्टर शास्त्री। तो मैंने कहा होंगे कोई, मतलब ये है ना इंडियन काम जो करते हैं। जी जी। उन्होंने कहा, और वो बहुत देर नहीं लगाते। तो उन्होंने पहली मर्तबा देखा कि कंट्रोल रूम में एक इंजीनियर बैठे हुए हैं, 2 दरवाजों वाला एक स्टूडियो होता है, एक पहला दरवाजा खोलिए फिर दूसरा दरवाजा खोलिए। उन्होंने एक पन्ना पकड़ा दिया मेरे हाथ में, बोले इसको बोलिए। वो मुड़ा हुआ था पन्ना, मतलब फोल्डेड था जी। तो मैंने उसे खोला तो वो हिंदी था, देवनागरी। अब क्या होता है, आपकी साइंस सब्जेक्ट व्हेन यू ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग और व्हेन यू ऑप्ट फॉर साइंस सब्जेक्ट, आपकी हिंदी छूट जाती है, मतलब 8वीं जमात के बाद आपकी हिंदी छूट जाती है, जी, है ना। तो इसी तरह से मेरी भी हिंदी छूट चुकी थी और अब तो बहुत देर हो गई थी, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे हिंदी मतलब अब इस तरह की नहीं आती, है ना जी। तो वो मैंने कहा यार अब अंदर घुस गए साले, अब कुछ मतलब अंदर तो जाएंगे देखने तो, है ना, मैं कहूंगा ही नहीं, साले क्या कर लेंगे, घर तो आने देंगे ना। वेरी इंटरेस्टिंग। है ना जी। सो लाइक अंदर गया, मैंने कहा बस वो होंगी, मतलब मस्ट बी व्हाट 10 लाइंस 12 लाइंस, 10-12 पंक्तियां थी, बोलिए सब जी। मैंने बोलना शुरू किया, और वो मैं जो सामने जितने गोरे खड़े थे, तो उनके तासुरात, उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था भाई खुश हो रहे हैं। ओके, क्योंकि शीशे से उधर दिखाई देते हैं ना आपको। जी 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 जी। तो बस फिर मैंने वो पढ़ा तो बाहर आया, तो जो शास्त्री जी थे बाद में मालूम पड़ा कि वो हिंदी के हेड। अच्छा, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ से कोई हिंदी फीचर भी जाता है। अच्छा, तो खैर उन्होंने कहा माशाल्लाह क्या गला पाया तुमने, बल्कि उन्होंने गला भी नहीं कहा, जो मुझे हिंदी नहीं आती, क्या कंठ पाया, उन्होंने ये वाला शब्द इस्तेमाल किया। क्या बात है, क्या बात हाँ, है। हाँ। तो ऐसा चलिए, तो उन्होंने कहा क्योंकि बट बेटा अगर आपने मात्राओं का जरा सा भी ख्याल किया होता तो आप एक भी त्रुटि नहीं होती उसमें, पर आपने छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का अगर आपने कहीं थोड़ा सा ज्ञान होता आपको, तो आप प्रतिभा को प्रतिभा ना पढ़ते। क्या बात। तो बहुत ही सिंपली वहां इस तरह से कोई कटाक्ष नहीं था वो, जी जी जी। है ना। सो एनीवे, तो मैंने कहा जी मैं दोबारा इसके दुरुस्त कर देता हूँ मैं जाके। हाँ हाँ, इसी बहाने तुम्हारा एक और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये सब हो रहा है और वो गोरे देख रहे हैं सब। ओके, मैंने फिर पढ़ा और इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा अच्छा पढ़ दिया और उसको, वो जो गलती थी उसको दुरुस्त भी कर दिया। ओके, है ना, बिल्कुल प्रतिभा को प्रतिभा पढ़ा और बाहर आया। बस उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है, और तुम किस तरह से हमारे पास आ सकते हो। मैंने कहा वाह, आ सकते हो मतलब। मैंने कहा जी मैं तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, वहां तो आप मतलब एक फरलो भी नहीं मार सकते, है ना, यू कांट बंक द क्लास।
So he says, okay, fine, let's see then what we can do. But अब अच्छा ऐसा कीजिए, have cup of coffee and वो पर एक उतनी देर में आप सामने एक खिड़की है उसमें चले जाइए. ओके. अब ये बात है 77 की, 77 की. एंड इमेजिन उन्होंने मुझे उस 10 पंक्तियों के पढ़ने के 100 रुपए दे दिए. क्या बात है. 100 रुपए मतलब आज के 10,000 रुपए. राइट. ठीक है ना. सो वहां जन्म हुआ एक आवाज के बादशाह. बस इस तरह से फिर हुआ. खैर वो जो बात हुई फिर मैंने मना भी करा है कि नहीं हो सकता, मेरे को पढ़ाई मुकम्मल करनी है. तो खैर वो क्या था कि देखिए जो सिख कौम होती है ना, बड़ी दिलदार होती है ये. मैं जब आया तो मेरा जो मेरी इन प्लांट ट्रेनिंग, उन्हीं दिनों में इन प्लांट ट्रेनिंग होती है हर इंजीनियरिंग कॉलेज में. मुझे आपका तो मालूम नहीं, उस जमाने में आपको इन प्लांट ट्रेनिंग के लिए किसी फैक्ट्री के साथ जाना पड़ता चंद महीनों के लिए अटैच कर दिया जाता था. इंटर्न. और उसके आपको मार्क्स मिलते थे. वो असेसमेंट कॉलेज के तरफ से भी होती थी और जिस संस्था के आप लगे हैं साथ वो भी करते थे, है ना. तो खैर वो जहां मैं गया तो मैंने ऐसी, जब मैं बात कर रहा था तो वहां के सुपरवाइजर थे, वो सरदार जी थे. ओके. तो उन्होंने कहा यार तुम, यार एक बात है नारंग, जब बोलते हो ना अच्छा बड़ा लगता. ओके. तो ये मतलब ये कई बार होता था कि क्लैरिटी यार बड़ी होती है तुम बोलते, जिस ये मतलब एक इनबॉर्न था, मतलब है ना. और उर्दू में दखल इसलिए बढ़िया था क्योंकि मैं एक पंजाबी परिवार से था और पंजाब में हमारे मतलब हिंदी से ज्यादा उर्दू का इस्तेमाल होता था. ओके. ठीक है. तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो मैंने कहा हाँ यार मुझे किसी ने बुलाया भी था, उन्होंने पैसे भी दिए मुझे. पर वो मैं पहली बार स्टूडियो भी देख लिया. चलो हो गया, मेरा एक तमन्ना थी लाइफ में स्टूडियो देखने की, मैंने देख ली. तो पर उन्होंने कहा कि तुम्हें दिन में आना पड़ेगा. मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं दिन में कहाँ जा सकता हूँ. बोले यार तुम एक काम करो, वो तो मेरे को पता है ना तुम कितने बजे आते हो, मैं ही तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ. ओके. और तुम्हारे वहां कितना बजे जाना था. मैंने कहा हाँ मुझे 11 बजे जाना होता है और 2 बजे छुट्टी होती है. ओके. अगर आपकी रिकॉर्डिंग पहले है तो पहले भी आ सकता है. तो बोले यार छोड़ना, तो सुबह वाली शिफ्ट में आता है क्यों, तो शाम वाली शिफ्ट में आ जाया कर. ओके. 3 बजे एस्कॉर्ट्स, ये जो मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, बॉबी मोटरसाइकिल्स वगैरह जो GTS है ना उन दिनों में. सो उसमें तुम मैं नहीं करना, और जब तुम्हारे कॉलेज वाला कोई आएगा तो एक दिन पहले बता दूंगा तेरे को. मतलब जबकि बहुत बड़े थे उम्र में मेरे से. ओके. सो आप मतलब आप क्या, आपके सामने तो खुदा आ गया एक तरह से. गजब है ना. जाया करो. तो इस तरह से मेरा इधर एडजस्टमेंट होती गई, उधर वो संभालते गए, तो ये सिलसिला बढ़ता चला गया. और उसके बाद खैर वो मेरी आवाज पहचानी गई. वहां मेरी मुलाकात कुछ कमर्शियल के लोगों से हुई. उन दिनों में विविध भारती खुला था जो विज्ञापन बनाते थे. जी. पर विज्ञापन में प्रॉब्लम ये थी कि वो बॉम्बे से सारे विज्ञापन रिकॉर्ड होके आते थे. और अगर यहाँ पर रिकॉर्डिंग, सिर्फ एक स्टूडियो था दिल्ली में उस वक्त, प्राइवेट स्टूडियो, जहां पर विज्ञापन बन सकते थे. पर यहाँ पर जो मेल वॉइस थी उसकी बहुत कमी थी. अच्छा. अगर मेल वॉइस चाहिए भी हो तो ऑल इंडिया रेडियो से उनको चोरी छिपे काम करना पड़ता था. ओके. बिकॉज दे वर नॉट सपोज्ड टू. जी. कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकते थे वो लोग. लिसनर्स को बता दें इस समय शमी नारंग हमसे मुखातिब हैं. बॉक्स FM में आवाज के जादूगर हैं, आवाज के बादशाह हैं, जिनकी आवाज पूरे विश्व में गूंजी दूरदर्शन के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से. उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कैसे रहा उनका उसके बाद का सफर. जी. अमेरिका पहुंचे, वहां पे हिंदी बाहुल्य क्षेत्र था, तो वहां कैसा लगा आपको? वहां हिंदी की जब धाक जमाई तो मन को क्या सुकून मिला? हाँ मतलब यहाँ से ज्यादा था वो. मैं यहाँ आपको दोस्त कर दूं कि यहाँ से ब्रॉडकास्ट. अच्छा, यहाँ से ब्रॉडकास्ट, दिल्ली से ब्रॉडकास्ट. उसके जो सुनने वाले थे वो अमेरिका में थे. ग्रेट. तो वहां से रिस्पॉन्स कैसा? तो रात को उनको एक ट्रांसमिशन की लाइन मिलती थी, तो उसमें वो उसको फीड कर दिया करते थे. उस जमाने में इस तरह से डिजिटल वर्ल्ड तो होता नहीं था ना. खैर मैं जो बात कर रहा था तो कमर्शियल की दुनिया में मैं आ गया. और उधर दिल्ली में विज्ञापन की दुनिया में जो मोहतरमा मेरे साथ वॉइस ऑफ अमेरिका में हिंदी बोलती थी, तो वो कहती हैं कि कुछ मैं कमर्शियल्स भी करती हूँ और यहाँ मेल वॉइस की बहुत कमी है, तो तुम चलना चाहोगे? एक दिल्ली में प्राइवेट स्टूडियो भी है जो ये विज्ञापन बनाते हैं. जी. हाँ चलते हैं यार. अब देखिए आप मतलब खुदा चाहता था कि मैं इसी तरफ जाऊं. सो मैं जब उनके साथ चला गया तो एक मोहतरमा थी, वो जो प्रोड्यूसर थी जो एड्स की, बहुत बड़ा उनको बहुत नाम था. तो उन्होंने भी देखा एक बच्चा सा आया कॉलेज के स्टूडेंट, ये क्या करेगा, है ना, होता है ना कई बार. जी जी. जब बातचीत की, हाँ आवाज तो बड़ी अच्छी है बेटा, बट कमर्शियल बहुत अलग चीज होती है. हर एक का होता है ना पहले की, मतलब एक होता है वन अप वाली एक बात है ना. जी जी.
तो आई सेड यार आप भी उतने एहतराम से बात करेंगे, यस मैम है ना, आप भी करते हैं। Yeah. तो उन्होंने कहा कि एक फर्टिलाइजर का जिंगल है और उसमें पहले कोई गाना गाएगा, फिर उसके बाद, उस वक्त ये नहीं होता था कि हम कुछ भी पैच कर सकें, जी। हर एक ही गो में गाना होता और एक ही गो में आपको वॉइस ओवर करना पड़ता। ओहो। मतलब अगर आपने 30 सेकंड के जिंगल में 29 सेकंड पे गलती कर दी तो दोबारा से कीजिए सारा कुछ। ओहो। है ना, वो म्यूजिक भी लेके गायक भी दोबारा से, ढोलक तबले वाले भी दोबारा से बजाएंगे। अरे बाप रे। है ना, ये तो ये तो बहुत बाद में आया ना, ये ट्रैक कंप्यूटर एंड ट्रैक सिस्टम। हाँ, उस समय तो वो स्पूल पे रिकॉर्ड होते थे। स्पूल पे रिकॉर्ड होता था और वो सब एक एक गो में सब करना। ये खैर कोई बात नहीं, हम वेट करते रहे। तो वो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो उन्होंने ही गाना था और उन्होंने ही कंपोजिशन करनी थी, धुन भी उन्होंने ही बनानी थी। ओके। तो वो आए नहीं, वेट करते रहे। तो मैंने तो कुछ बोल नहीं सकता था भाई, मैं तो पहली मरतबा वैसे ही डर के बैठा हुआ था, है ना। उन्होंने कहा इसके बाद जैसे ही जिंगल खत्म होगा इसके बाद आप ये 2 लाइनों का वॉइस ओवर करेंगे हमारे लिए। तो हो गई। वो एक बेचारी एक कन्या थी जो गाने आई थी, वो भी वेट कर रही हैं। गिटार वाला, बहुत कम साज होते थे, आई थिंक एक पियानो अकॉर्डियन होता था, एक गिटार होती थी और एक कोई रिदम हो गई, ढोलक तबला कॉन्गो ये होते थे, है ना। क्या जबरदस्त जमाना था वो, है ना। तो ये सब में साथ में ही करना पड़ता था। तो मैंने ऐसे कंपोजिशंस का शौक था मुझे, क्योंकि कॉलेज में अपने कॉलेज के गाने वाने बनाता था मैं जी। गाते भी थे आप बहुत हाँ, मतलब गाता ऐसे नहीं था, बट मैं अपना मतलब ये था कि जैसे यार कॉलेज में क्या होता है ना, हर इंसान सिंगर बन जाता है जिस तरह से। तो मैंने उसको बोला कि मैम मैं अगर जब तक वो आते हैं तो इसकी एक बेसिक धुन बना के देखूं जो आपके ये लिरिक्स हैं। तो हंसने लगी कि तुम किसके लिए आए हो। तो फिर वो जो लेडी थी कि नहीं मैम ही इज ए टैलेंटेड मैन, अब कोशिश करते हैं इसको जी। मैंने उसकी वो कोई फोक धुन थी, एक खाद का वो ऐड था। तो मैंने उसको, तब उस जमाने में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हुआ करता था, तो उसके ऊपर वो खाद का नाम भी NFL हुआ करता था। तो उसके ऊपर बनाया, मैंने उनको गा के बताया। उसने 15 सेकंड में कहा कि भाड़ में गया मेरा म्यूजिक डायरेक्टर, तुम ही गाओगे, तुम्हारी ही कंपोजिशन होगी, लेकिन मुश्किल क्या पड़ेगी, जैसे तुम अपने गाने को फेड आउट करोगे तुम्हें एकदम से वॉइस ओवर बनना पड़ेगा। मतलब आप ही को संगीत करना है, आप ही को करना, और लड़की गाएगी, पर मैं क्या करूंगी, जो लाइन चेंज कर दूंगी, जो एंड की जो लाइन फेड आउट होगी गाने वाली, वो मैं गर्ल से कराऊंगी ताकि तुम तैयार हो जाओ वॉइस ओवर करने के लिए। मतलब तो आई अंडरस्टूड, मैंने कहा ये क्या चाहती हैं, ताकि वहां पर, क्योंकि वॉइसिंग के लेवल और सिंगिंग के लेवल्स में भी फर्क होता है। हेलो, हाँ, सुन रहे हैं सर, धारा प्रवाह सुन रहे हैं, मंत्र मुग्ध होके। तो हाँ, तो उन्होंने फिर उस तरह से मैंने गाया। उन्होंने कहा हर काम के, हर पार्टिसिपेशन के आपको 50 रुपए मिले। ओके। आपने गाया 50 रुपए, आपने कंपोज किया 50 रुपए, और आपने वॉइस ओवर की 50 रुपए। क्या बात है, क्या भाई लॉटरी लग गई, 150 रुपया यार कमर्शियल का मिल गया। मतलब यार कमाल हो गया ना। मेरी मेस की जो फीस थी जी इंजीनियरिंग कॉलेज की, वो नॉन वेजिटेरियन फूड की 95 रुपए पर मंथ थी। ओके, एक ही झटके में निकल गई। तुम बताओ ना, मतलब इस तरह से, है ना। ग्रेट एक्सपीरियंस। इस तरह से ये सिलसिले शुरू होते गए, और फिर कॉलेज में कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली। फिर वालिद साहब ने कहा कि ये तुम इसको छोड़ो, ये तुमने अपना शौक पूरा कर लिया। भाई हर एक का होता है ना माँ बाप का, भाई अब पढ़ाई के हिसाब से जो उससे मुतालिक कोई तुम्हारा पेशा है उसी को अपनाओ ना। इंजीनियर बनिए, क्या वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जानते भी नहीं थे लोग। फिर आपको ये भी बताना चाहूंगा, बहुत सारे आपने मेरा तारुफ कराया, लेकिन मैं अपने जितने भी मौजूद सामीन हैं, सुनने वाले हैं, श्रोता हैं जी, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसमें नहीं पढ़ा, मैंने पंगा एक और बहुत बड़ा लिया। क्या मैं जब मैं स्कॉट्स में मेरी नौकरी लग गई, स्कॉट्स बनाता था मोटरसाइकिल्स। ओके। और उन दिनों में बॉबी फिल्म बहुत मशहूर थी। क्या बात है, समझ। हाँ, उसमें ऋषि कपूर एक मोटरसाइकिल चलाते हैं जिसे GTS कहा जाता था, रेड कलर, और वैसे उसका नाम बॉबी मोटरसाइकिल भी पड़ गया था। यस। तो उसमें मेरे को बुलाया गया कि इसको आप, मेरी नौकरी लगी तो मुझे शॉप फ्लोर पे, मतलब एक हार्डकोर इंजीनियरिंग की तरफ नहीं ले गए। उन्होंने कहा तुम बातचीत बहुत अच्छी करते हो, तुम मार्केटिंग में जो आते हैं ना, नॉर्मल बातचीत करनी, टेक्निकली समझाना, क्या बात है ना, ओरिएंटेशन जब आप एक कस्टमर की करते हैं। तो मेरे घर वालों ने भी कहा यार तुमने अच्छा खासा इंजीनियरिंग की है। हर आदमी ये सोचता है ना, भाई फैक्ट्री में जाएगा, मशीनों के ऊपर जाएगा, यू नो। उस जमाने में यही कॉन्सेप्ट होते थे, लेकिन पहली मर्तबा मैंने कॉन्सेप्ट सुना मार्केटिंग क्या होती है। ओके, वाह। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप, एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये पहली मोबाइल होगी जिसको आपको मतलब
महिलाओं के बीच में बेचना पड़ेगा, लड़कियों के बीच में। अच्छा। तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, कौन माँ बाप कहेगा कि हमारी लड़की मोटरसाइकिल चलाए, है ना। पर उसका साइज इस किस्म का था और पावर इस किस्म की थी कि वो हम प्रमोट कर सकते थे उससे। अच्छा। सो बात हो गई, सब कुछ हो गया। मेरी वहां पर वो पहले 1 महीना का इंटर्नशिप होती है, जो भी होता है ना। गए तो उन्होंने कहा, फिर क्या हुआ देखो, वो फिल्म बड़ी पॉपुलर हो गई, बॉबी। सो बॉबी में जिसने ऋषि कपूर के लिए सेकंड किया था, जो स्टंट राइडर था मोटरसाइकिल का, है ना, खुद तो नहीं चलाते ना हीरो लोग, जी, कोई और ही चलाता है, वो मेरे मतलब साथ आ गए इधर। वो जब रैलीज वगैरह हम ऑर्गेनाइज करते थे, तो व्हेन ही यूज्ड टू वॉच मी बाइकिंग, तो उन्होंने कहा यार मैं तेरे को सिखाऊंगा अगर तुम सीखने की कोशिश करेगा, पर देख ले ये बड़ा मतलब ये एक जोखिम का काम है, ये मतलब इस तरह से नहीं होगा। यार चल यार, अब आदमी होता है हॉस्टल से निकलता, वाह, यू नो, टैटर्ड जीन्स, हेलमेट पहली बार जिंदगी में देखी, यू नो, तो आप उधर आप थोड़े से फुकरे भी हो जाते हैं ना थोड़े से। नहीं पर आप तो स्मार्ट भी थे और आवाज का जादू भी था, तो खूब सारी बिक गई होंगी प्रोडक्ट। फिर देन आई बिकेम द स्टंट राइडर, आई बिकेम अ प्रोफेशनल स्टंट राइडर। क्या बात है, क्या बात है। उसमें फिर आप वो जंप्स लगाना और यू नो ये तमाम जो सोटीज होती हैं, है ना, जो रैम जंप्स होती हैं, ये सब तमाम जो थे मैंने करके फिर वो, और फिर कभी एनीवे फिर कोई छोटा मोटा हादसा हो गया तो छोड़ दिया। शमी भाई लोग इतना गजब फोन कर रहे हैं, मतलब आपकी आवाज का जादू आज भी बरकरार है। चैट बॉक्स हमारा बॉक्स एफएम का पूरा भर गया है। सो नाइस। और लोग फोन कर रहे हैं बॉम्बे से, लंदन से, तो एक दो कॉल ले लें अगर आप आज्ञा दें तो। हाँ, किसी से बात करनी तो जरूर करूंगा। यस, अमित बताएं क्या कहना चाहते हैं। अमित है मुंबई से। शमी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम रितेश शास्त्री है। हाँ रितेश, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। तो मैं एक मुंबई बेस्ड एजेंसी से बोल रहा हूँ। मैं खुद की एक एजेंसी चलाता हूँ। अरे वाह। एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अरे वाह 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 वाह। तो आपने भी एक बहुत अच्छी बात बोली, मार्केटिंग एक स्किल के हिसाब से बात करी कि मार्केटिंग की स्किल कैसी होती है। तो और वही सब्जेक्ट हमारी एजेंसी है, हमारी रोजी रोटी उसी सब्जेक्ट पे चलती है, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के ऊपर। नहीं भाई, ऐसी और मार्केटिंग सियासत से लेकर और विरासत तक मार्केटिंग भी चलती है, फिक्र मत करो। सर ये लाइन में बिल्कुल यूज करूंगा कहीं ना कहीं। तो सर एक जरूरी बात पूछनी थी आपसे जी, क्योंकि आप तो लेजेंड रह चुके हैं, आपने तो हर जनरेशन देखा है कम्युनिकेशन का, मार्केटिंग का। जी। अभी का जो जनरेशन हो गया है डिजिटल का, बहुत शॉर्ट स्पेन ऑफ अटेंशन हो गया है, जहाँ पे अलग अलग तरीके से हम लोग, मैं गिमिक वाला कंटेंट बनाते हैं। आपके टाइम पे तो कंटेंट के अंदर एक बहुत ऑनेस्टी होती थी, क्लैरिटी होती थी। अभी का कम्युनिकेशन तो बहुत थोड़ा बिगड़ चुका है, बट कम्युनिकेशन होता है। आपको क्या लगता है अभी हमको एज ए कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए आज के ज़माने में? कुछ भी नहीं है। देखो ऐसा है, बेसिकली कुछ भी हो जाए बॉस, जिस भी कम्युनिकेशन में घूम फिर के एक बेसिक सच्चाई और ईमानदारी झलकेगी ना, वो रिफ्लेक्ट करेगी। अगर उसका अक्स सामने दिखाई देता है तो कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कोई एआई आ जाए, कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, है ना बॉस, जो मर्जी कह लो, अल्टीमेटली काम वही चीज आती है। जिस दिन हम अपने प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं, मुझे कई लोगों ने बोला कि तुम अपने उच्चारण पे, अपनी मॉड्यूलेशंस पे, आर्टिकुलेशंस पे, प्रोनाउंसिएशन या लहजे के ऊपर इतना तवज्जो क्यों देते हो। तो होता क्या है, देखो रितेश, कि हमारे जैसे आप बेटा, आप मेरे से बहुत छोटे होंगे, पर यह है कि जब आपके जमाने में भी स्कूल कॉलेजेस में कहा जाता होगा कि अगर आपने अपनी जुबान को अच्छा बनाना है, बेहतर करना है, तो आप इन लोगों को सुनिए या देखिए, है ना, ये होता था। तो अगर आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं तो आप इतने हजारों नाजरीन से भी धोखा कर रहे हैं। तो वो जो क्या बात कही है, तालियां, खूब सारी तालियां, मजा आ गया। ये जो चीजें हैं, इसलिए मैं कभी ये नहीं चाहता कि आप आज की टेक्नोलॉजी के या भागते दौड़ते इस दुनिया के आप गुलाम बन जाएं। अपनी जो एक बेसिक है, जो आपकी अपनी जो कला है, आपकी तपस्या है, आपका ज्ञान है, आपने जो साधना की है, वो जरूर किसी ना किसी दिन सामने आ ही जाती। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए, बड़ा आसान है कि आप आज रियलिटी शो देखते हैं, बच्चे गाना गाने आते हैं, आपने देखा होगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, हर बच्चा संगीत की शुद्धता को ही प्रमाणित करने में क्यों लगा रहता है? क्या बात? आप मेरी बात मानिए, क्योंकि वो धुन उठाएगा एस.डी. बर्मन की, लता मंगेशकर का गाना उठाएगा, मोहम्मद रफी का गाना उठाएगा, है ना,
वो बाद में उससे आप कुछ भी गवाइए, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए वो मतलब सलील चौधरी का मतलब कुछ भी दिल तड़प तड़प के कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, वो सुनाएगा, उसके बाद उससे कुछ भी गवाइए, तो क्या होता है वो जो सामने जजेस भी होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ यार यहाँ पर अगर ये आदमी निपुण है तो अब ये कुछ भी कर लेगा। देखिए मैं नए जमाने का कोई उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, मैं उसको अपोज नहीं कर रहा, है ना, पर मुझे लगता है कि बॉस गाना सीखने के लिए सरगम सीखनी आनी ही चाहिए, मेरा ये कहना। क्या बात है जी। नेपाल से एक प्रश्न है शमीदा, जो कह रही हैं कि आज के नए दौर में वो डेडिकेशन जो शमी नारंग साहब का आवाज़ के प्रति, उच्चारण के प्रति और अपने प्रोफेशन के प्रति था, कम देखने को मिलता है, तो क्या उनको संदेश देंगे? और एक कॉलर भी साथ में जुड़ गए, तो दोनों के प्रश्न आपको झेलने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर, मेरा नाम जानवी है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। हाँ जानवी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। तो मेरा क्वेश्चन शमी सर से है कि जैसे उन्होंने भाषा की शुद्धता की बात करी कि अगर आपको भाषा में शुद्धता लानी है और अगर आपको अपना कैरेक्टर दिखाना है तो उसका जो माध्यम होती है वो भाषा होती है, तो आप इन लोगों को सुन सकते हैं। लेकिन सर आज के समय के अंदर एक जो नई चीज आ गई है और जिस तरह के नए हम आरजेस को सुनते हैं या फिर टीवी के अंदर सुनते हैं या कहीं पे भी जाके सुनते हैं, उनसे वैसी ही भाषा हम सीख रहे हैं। तो अब वापस से उस चीज के ऊपर काम करने के लिए, उच्चारण लाने के लिए या फिर अपनी भाषा को सुधारने के लिए हम क्या करें, और इस न्यू वर्ल्ड में क्या हल है इस समस्या का? देखो जानवी, एक तो ये मान के चलिएगा कि हमको किसी भी दौर का भाषा की जो एक क्लैरिटीज होती हैं या भाषा की शुद्धताएं होती हैं, वो नहीं भी है तो हम उसका कुछ कर नहीं पाते। मतलब जैसे हर इंसान क्लासिकल म्यूजिक का शौकीन नहीं होगा, है ना, लेकिन क्या होता है कि अगर आपने 25 लोगों के बीच में अगर आप बैठी हैं, ये मुझसे शर्त लगा लीजिए कि कोई अच्छी मॉड्यूलेशन के साथ, अच्छे उच्चारण के साथ बात करता है, तो अंग्रेजी में कहते हैं he'll definitely steal the show। वो है ना, वो अलग से उसकी पहचान अपनी बनाएगा, कन्विक्शन लगती है। मैं आपको बड़ा एक और एग्जांपल देता हूँ जानवी, हमारे सबसे बड़ा अगर हम कोई मिसाल देते हैं तो क्या कहते हैं कि आवाज की दुनिया के 3 मालिक हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। एक अमिताभ बच्चन हो गए, रजा मुराद हो गए, सुरेश ओबेरॉय हो गए। क्या बात है, आप मेरी शायद इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे। वाई एवरी टाइम अमिताभ बच्चन ओवरशैडोस, वही क्यों छा जाता है इंसान? क्योंकि वो इंसान झूठ भी बोलता है तो सच लगता है। कन्विक्शन जो है, क्योंकि वो लफ्जों को संभालना जानता है, उसकी शुद्धता का ख्याल करता है, उसके जो संस्कार हैं जो उनके पिताश्री से उन्हें मिले, उसका आईना है, वो तो सामने आते हैं। तो 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का इंसान सामने बैठकर, जब कुर्सी पे बैठकर कौन बनेगा करोड़पति देखता है या सुनता है, ही इज ग्लूड टू हिज चेयर। उसने तब कभी नहीं कहा कि मेरे को इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आ रही, वो उतने ही इंटरेस्ट से सुनता है, क्योंकि बोलने वाला जो है, जो परोस रहा है, माँ खाना सभी बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन अगर माँ चांदी की थाली में परोसते तो और भी अच्छा लगता। बहुत खूब। अब वो जो नई पीढ़ी के लिए संदेश राहुल भी पूछना तो चाह रहे हैं जी कि कोई बात नहीं है, अगर आप सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आप अलग से एक पहचान बनाएंगे, आप सही बोलेंगे। पता क्या होता है, शायद 30 लोगों को ना लगे कि आप सही बोल रहे हैं या गलत लगा है, पर अगर एक इंसान ने भी कह दिया बेटा ये आपने नुक्ता नहीं लगाया, बेटा ये सफल होता है, सफल नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल जी, वैसे वो कहेगा साहब आपको क्या फर्क पड़ रहा है, मैं सफल बोलूं या सफल बोलूं, समझ तो आ गया ना आपको। गजब, है ना जी। बट अगर बोल दोगे तो कम से कम उसका मना करने का आपको कौन सा कोई बिल आ रहा है। ग्रेट। अमोघ है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंसल्टेंट हैं, नोएडा से वो प्रश्न पूछना चाहते हैं कि कॉर्पोरेट मीटिंग्स में इम्प्रेशन पड़ता है आवाज़ का, कम्युनिकेशन स्किल का, तो वो कैसे प्रभावी हो, आपकी तरह हो कि सन्नाटा पसर जाए और लड़कियां गाड़ी लेके भाग जाएं? नहीं, कोई ऐसी कोई नहीं, कंटेंट भी होना, विषय भी आपको पता होना चाहिए जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका मौजू और मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं
उसका ज्ञान भी होना चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब आप गुलाब का फूल पहुंचा तो आप पान के गुलकंद तक पहुंच गए, वो तो नहीं होना चाहिए ना, है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कंटेंट जरूर रखिए, लेकिन इसी कंटेंट पे अगर आप अच्छी मॉड्यूलेशन का, अच्छे उच्चारण का तड़का लगा देंगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। होता क्या है कि एक तो हमें ये लगता है कि हम लोग ओवरलैपिंग्स कई बार करते हैं। मैं एक छोटा सा एक टेक्निकल ज्ञान जो होता है, हम कहीं ना कहीं सभी आज की जो जनरेशन है थोड़ा जल्दी में है ना, जबकि जल्दी की कोई मतलब नहीं। और जैसे ही हम लोग, मैंने कहा कि मेरा नाम शम्मी नारंग है, तो मजा तब आता है कि ग सुनाई दे जाए, है ना। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बिल्कुल। जब जाएगी तो जगजीत सिंह की ये नज्म इसलिए पॉपुलर नहीं हुई थी कि वो गाते बहुत अच्छा है। उन्होंने उनका अगर आप हाँ एक एक शब्द जो पिरोते हैं वो कि बात निकलेगी तो गी पूरा सुनाई देगा आपको। तो ये जो हम एक एम्फेसाइज करते हैं बात को, उससे आगे सांस लेने में आसानी हो जाती है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी झलकता है। हम तेज इसलिए बोल जाते हैं कि बॉस अभी कह जाओ, पता नहीं बाद में याद रहे ना रहे जी। तो ये एक वैसे भी कम्युनिकेशन का एक चलन भी होता है, और इसलिए आपसे लोग मतलब आप ये भी एक इस बात को भी जता रहे हैं कि हम आपको डोमिनेट नहीं कर रहे, हमें किसी किस्म की कोई एरोगेंस नहीं है। बिल्कुल। बॉक्स एफएम इस समय एकदम जिसको कहते हैं ना चैट बॉक्स, डबल बॉक्स हो गया है। शमी भाई, कितने लोग हैं आपको चाहने वाले। 73399096 पे कांस्टेंट घंटियां हैं। हमें लगता है कि हम आपको सुने या कुछ लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान होने दें। खैर सनी, चैट बॉक्स तो पढ़ ही दीजिए। सर, एक राहुल का मैसेज आया है। उन्होंने लिखा कि सर, आई एम योर ह्यूज एडमायर एंड कुड यू प्लीज सजेस्ट सम वॉइस ओवर एक्सरसाइज फॉर द बिगनर्स। ओके फाइन। हाँ, इसको मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस पे, पर यह है कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ। ये नॉर्मली ये सवाल पूछा जाता है। देखो बेटा, पहले तो ये मान के चलो कि ईश्वर ने जो तुम्हें आवाज दी है तो वो आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं। पहली तो ये मान के चलिए, क्योंकि अगर आपकी दादी, नानी, चाची, मामी कोई भी है, गांव में भी रहती हैं, जब उनको छोटू आके चाय देता है तो दादी भी कहती है ये छोटू कौन सी चाय दी है, ले जा। उसने जाने अनजाने में 3 मॉड्यूलेशन आपको करके दिखाती, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है ना। तो इसका मतलब पहले तो इस बात का आप ये कॉन्फिडेंस रखिए, एतमाद होना चाहिए अपने आप पे कि आपके पास बोलने की शक्ति है, आपका वोकल कॉर्ड काम कर रहा है ना। उसके बाद जो वॉइस बॉक्स आपका काम कर रहा है। देन जो मिथ्स हैं, कुछ गलत फहमियां हैं कि साहब जिनकी आवाज बैरिटोन होती है वही आगे आते हैं। अब इसी वजह से कई बार मतलब हमारे ऐसे, चाहे वो सियासत के लोग हों, मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, वो आपको हिप्नोटाइज कर देते हैं, जबकि उनकी आवाज कोई बैरिटोन नहीं होती। वो जब बोलते हैं और उसमें उनके पॉजेज, उनकी पंक्चुएशंस, उनका रुकना, चलना, बढ़ना, उनकी जो करारापन शब्दों का, वो इस तरह से संभाल के बोलते हैं कि आपको लगता है कि ये कंटेंट बेशक थोड़ा वीक है लेकिन मजा बड़ा आ रहा है। ओके, है ना। तो पहली बात ये है कि एक तो आप जब जिस तरह से सारे गामा शुरू करते हैं, आपने देखा होगा बहुत बोरिंग मास्टर जी होते हैं, एक वो आपको सरगम सिखाते हैं, है ना। सारे, फिर कहें मास्टर जी आगे भी बढ़ो, है ना। पर उसका कोई मतलब होता था बेटा, उसका अर्थ था, है ना, उसकी कोई वजह थी, क्योंकि आपका एक एक सुर को वो मांझते थे। उसमें अगर आपने, अब हम लोगों में एक बहुत गंदी आदत होती है जिसे हम वॉइस अब्यूज अंग्रेजी में कहते हैं। हम एक्साइटमेंट में, हमारा सनी भाई पास भी बैठा होगा ना, तो ओ सनी क्या हाल है तेरा, अरे भाई मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। सो व्हाई इतनी एक्साइटमेंट में, है ना जी, हमें कोई जरूरत, दिस इज नोन एज, हम तो क्या कर रहे हैं, अपने वोकल कॉर्ड्स को हम परेशान कर रहे हैं बिला वजह। ओके। और फिर क्या होता है, काश मैं आपके सामने बैठा होता तो मैं बताता क्या होता है। फिर आजकल यंगस्टर्स में बहुत एक गलत फहमी है, कुछ यंगस्टर्स शायद इस बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मैं मानता हूं बायोलॉजिकल एक रीजन होता है। हमारे यहाँ पर बहुत होता है कि लाइक वंस आई स्मोक, मैं सिगरेट पी लूंगा ना तो बॉस आई विल साउंड वेरी सेक्सी, है ना। सो ये जो सारी बातें हैं, दिस इज ऑल बुलशिट। आप ये मान के चलिए कि वो हो सकता है 5 मिनट के लिए आपके गले में तो एक आर्टिफिशियल खराश भर दे,
लेकिन आप सब भूल रहे हैं कि जो बेसिक ताकत है आपकी, वो आपके फेफड़े हैं। वो लंग पावर का क्या करेंगे? क्या बात है, ग्रेट, है ना? बिल्कुल। सो अब जैसे आज लाइक इस उम्र में भी मैं 20-20 पेज विदाउट एक नॉन स्टॉप पढ़ता हूँ। क्या बात है ना? बहुत हुआ तो बीच में थोड़ा पानी पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इसलिए क्योंकि ये नहीं तो देखो इतनी उम्र में एक आदमी बेसिकली बात करते करते आप एक रेस्ट चाहते हैं। बिल्कुल। नहीं भी चाहते होंगे तो फिर आपकी वो एनर्जी लूज होनी शुरू हो जाएगी। मजा तब है कि आप पहले पेज पे जो एनर्जी, जो ऊर्जा बना के रखी हुई आपने, वो आपके 10वें नंबर पेज पे भी हो। तो पहला ख्याल आपको अपनी हेल्थ का रखना है सबसे पहले। बिल्कुल सर। सिगरेट, अगर आप एक अच्छे वॉइसर बनना चाहते हैं तो प्लीज आपको कितना भी कोई कहे बॉस सिगरेट पी, फिर चलते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। ओके। कोशिश, मतलब एक आध पार्टी वार्टी में गए तो मैं कोई वो गुरु या प्रीचर नहीं हूं कि भाई ये मत करो और ये मत करो, बट अगर इस प्रोफेशन में आ रहे हो तो कोशिश करो, अगर ना हो सके तो बहुत अच्छा। शमी भाई। हाँ जी। सन्नी जी बहुत सीरियस हो गए, जानते हैं क्यों? इसके दो दुर्गुण हैं, एक तो ये जोर से चिल्लाता है और दूसरा सिगरेट। हाँ तो कोई बात नहीं, ये चिल्लाते ही इसीलिए क्योंकि अब ये सिगरेट की वजह से नीचे सुर पे बात कर भी नहीं पाए। तो जिस दिन ये सिगरेट छोड़ेंगे आप देखना कि आपके पास भी बैठ के कहेंगे और कैसे हो। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। ग्रेट 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 एडवाइस सर। एक बहुत पुरानी एक इंसिडेंट है। जब दिल्ली में मेट्रो नया नया शुरू हुआ था, हम वहां पर किसी रेडियो स्टेशन में, दैट टाइम आई एम डूइंग जॉब देयर, तो हम मेट्रो से प्रीतमपुरा जाते थे जी। तो अगला स्टेशन हौस खास, अगला स्टेशन प्रीतमपुरा, वो जो आवाज सुन के हम प्रैक्टिस करते थे कि हमारे वॉइस ओवर्स अच्छे हो जाएंगे। मतलब वहां से आपको, या तो हम दूरदर्शन पे देखा करते थे, और जब स्टार्टिंग में हवा महल टीवी हुआ करता था और लाइन से पूरे मोहल्ले वाले बैठते थे और आप दूरदर्शन पे आते थे, अरे यार आज शमी सर नहीं आए, आज वो नहीं आए, आज वो नहीं। चलो यार, तुमने मेरे दौर याद दिला के 80s मेरे परिवार की नजरों में और मेरे खुद की नजरों में तुमने मुझे बढ़ा दिया। मतलब मैं तो 80 का मॉडल हूँ, तो मुझे अच्छे से याद है कि 8-9 बजे न्यूज आती थी, दोपहर 2 बजे न्यूज आती थी, तो सारा, फिर 10 बजे न्यूज आती थी। तो एक ना एक टाइम पर शमी सर जरूर आएंगे, तो उनको देखने के लिए हम बड़े वो होते थे, एक्साइटेड होते थे कि यार शमी सर देखेंगे। हमारे लिए चित्रहार और एक न्यूज, ये दो चीजें बहुत अच्छा ये रिनी साइमन को भी देखता था, बता नहीं रहा। अच्छा, मेरे को एक, आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एक शख्स ऐसे भी मिला था कि वो माँ ने कहा कि मेरा बेटा सारा दिन टेलीविजन देखता रहता है। मतलब 6 बजे शुरू होता था, 11 बजे बंद होता था, 6 बजे बैठता है और 11 बजे तक टेलीविजन देखता रहता है, दूरदर्शन देखता है। तो बेटा खाना कब खाते? बोला जब वही जो समाचार आते हैं। ऐसे लोग भी थे। एक लंदन से मैसेज आया है, आकांक्षा ने लिखा है कि एक करियर विकल्प के रूप में वॉइस ओवर हर दिन विकसित हो रहा है, लेकिन जिस ईमानदारी के साथ आप सभी इस पेशे को अपनाते थे, अब वो देखने को नहीं मिलता है। अब आजकल युवा वॉइस ओवर कलाकारों को कैसे इंस्पायर करेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है वही, आप ये मान के चलिए कि अगर आपको बड़ा सिंपल है, एक आप इम्तिहान में जाते हैं, आंसर सबका बहुत अच्छा होता है, सब उसी मास्टर से पढ़े हुए हैं, लेकिन क्लास में एक जो शख्स होता है वो दूसरे से नंबर ज्यादा ले जाता है। यू नो व्हाई? क्या करेगा वो? जब लिखने बैठेगा तो वो पूरा ख्याल करेगा कि मेरी हैंडराइटिंग ठीक है। बिल्कुल। मैं जो साथ में फिगर दे रहा हूँ, आता है ना सी फिगर नंबर सो एंड सो, बिल्कुल, है ना? हाँ जी। तो वो क्या करेगा, उसमें क्या होता है, जो सामने वाला है, सामने वाला कौन है? आपका दर्शक है एक तरह से, या आपका सुनने वाला है। इसी तरह से जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, वो उसी पे ज्यादा तवज्जो देगा जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं, जबकि हो सकता है कि दूसरे ने आंसर शायद आपसे बेहतर लिखा हो, लेकिन क्या हो गया कि नजरों को क्या खटका, या किसकी नजरों को आपने ज्यादा मुतासिर किया, इंप्रेस किया। तो जो पहला इंप्रेशन होता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कंटेंट आप धीरे धीरे अपनी मैच्योरिटी, जैसे जैसे आप परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, तो आप उसी हिसाब से आपकी फिलॉसफीज बेटर होती जाएंगी, आपका इंटेलेक्ट बेटर होता जाएगा, है ना? और बातचीत करने का जो एक अनुभव होता है वो सामने आएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने ये भी कहना है कि मेरा नाम राजकुमार है और मेरे पिताजी का नाम फला फला है, मैं यहाँ रहता हूँ, आप यहाँ तो गए ही होंगे, अगर आपने इस टोन में कुछ समझा दिया
हाँ, मतलब एक आदमी समझा रहा है कि मैं वहां जाता हूँ और मैं गोल्फिंग में रहता हूँ यार, बड़ा मजा आया। अगर आपने कहा कि मैं चावड़ी बाजार में रहता हूँ, मेरे फादर चावल बेचते हैं, और एक कहेगा मैं यार ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, मेरा फादर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, आप मान के चलिए आपको चावड़ी बाजार भी याद होगा और चावल बेचना याद होगा। है ना? तो मेरा हिसाब से कि एक तो आप कोई जल्दबाजी, धीरे धीरे अपनी स्पीड को, अपनी मॉड्यूलेशंस को, करेक्टर को, पहले जो मतलब आप हैं, पहले तो अपनी इंडिविजुअलिटी को आप कायम रखिए, फिर धीरे धीरे आप किस तरह से शब्दों के साथ खेलते हैं। मुझे लगता है फिर आपके सामने आंटी है, अंकल है, बच्चा है, आप देखिए खुद ब खुद हम नहीं बदलते। पापा जी कभी घर आइए ना, हाँ जी, क्योंकि आपके सामने अब आवाज की मॉड्यूलेशन से समझ जाते हैं कि वो बुजुर्ग आदमी है ना? और आप एक अच्छा मेरा बच्चा क्या खाएगा बोलना, क्या बात है, एक मिनट में आप कहेंगे आप बच्चे से बात। तो हमें कुदरत भी कह रहा है कि आपका पर्सपेक्टिव जो होता है वो आपकी मॉड्यूलेशन से ही तैयार होता है। बिल्कुल, है ना जी? ठीक है ना? मतलब तो आपको अच्छा ये भी मालूम पड़ जाएगा कि अगर आप एनालाइज करने पे, विश्लेषण करने पे बैठेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बॉस ये ना सर अपनी बीवी से भी झूठ बोल रहा है। मतलब वो जब वो बेचारा फिर वो एक अलग से बैरिटोन निकालने की कोशिश करेगा, एक अलग से शब्द बिठाने में उसको मुश्किल आ रही है, अब वो डार्लिंग कहे, प्रियतम कहे, उसको समझ नहीं आ रहा, है ना? क्योंकि वो कॉन्शियस है कि बट अगर ये अपनी आदत में आप अच्छा बोलना शुमार कर लेते हैं तो आपको ये तमाम चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉक्स एफएम में शमी नारंग साहब हमसे मुखातिब हैं, बहुत ज़्यादा वक्त हमने ले लिया उनका, लेकिन हम उनसे जाते जाते सिर्फ यही कहना चाहेंगे, दूरदर्शन के एंकर, रेडियो के एंकर, बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं जो बहुत अलग फील्ड है। वॉइस ओवर करते हैं आप, एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो डिफरेंट वॉइस होती है, जब आप दूरदर्शन में न्यूज़ पढ़ते हैं अलग एंकरिंग होती है, एंकर जब होते हैं तो आप तो सारी के लिए एक पिन ड्रॉप प्रोडक्शन हाउस है आपका। जी, मेरा बहुत बड़ा एक वो है जिसमें तमाम, मैं सिर्फ मैं ही नहीं करता जी, मेरे पास एक बैंक है 15,000 वॉइसेस का वर्ल्ड वाइड। क्या बात है? से मतलब अगर मेरा जो क्लाइंट है अगर वो कहता है कि मुझे कंबोडियन इंग्लिश चाहिए, ओके, तो हम आपको 24 घंटे के अंदर वो रिकॉर्ड करके भेज भी देंगे आपको। ओके, तो हमारा एक नेटवर्क है जो पर उसकी जो सिलेक्शन होती है जी, वो मेरे जैसे लोग जो मेरे कंपनी में बैठे हुए हैं वो ही करते हैं कि ये मतलब उसमें फिर उसको क्रॉस चेक कराया जाता है। सपोज कीजिए आप कहेंगे मुझे फ्रेंच आती है और हम मान लें, है ना, पर आप हमें कुछ भी बोल के भेज रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल, तो उसको क्रॉस चेक भी करवाते हैं। तो ये हो गया। एक और चीज में आपके जो खासकर जो युवा आपका लिसनर है, या जो एस्पायरिंग है, जो इस प्रोफेशन में आना चाहता है, मैं जो बेसिक जो चीज है कि ये मान के चलिए कि आज ऑडियो के जो एवेन्यूज हैं, जो विकल्प हैं या पेशे के हिसाब से, वो कहीं ज्यादा विजुअल माध्यम से है। अब मैं बताता हूं कैसे। एक तो हो गया कि आप ब्रॉडकास्टिंग में चले गए, रेडियो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, आरजे बन गए, न्यूज कास्टर्स बन गए, है ना। फिर उसके बाद आप पर्दे से बाहर निकलते हैं और माइक्रोफोन से आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बाहर निकलते, फिर आप स्टेज पे जाते हैं। स्टेज की एंकरिंग्स होती हैं, आप कॉन्क्लेव्स होते हैं, आप मॉडरेटर बनते हैं, है ना। ओके, उसके आप संचालन कर रहे हैं। ओके, फिर आप आते हैं, मतलब हजारों ऑडियो के एवेन्यूज ऐसे हैं कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में IVR रिकॉर्ड होते हैं। डायल 1 फॉर सो एंड सो, डायल 2 फॉर सो एंड सो। तो खाली स्टेट बैंक नहीं है, हर इदारा, हर ऑर्गेनाइजेशन आजकल ये ऑटोमेशन सिस्टम्स, कोई तो बोल रहा है ना यार जी। उसके बाद आपके आज एयरलाइंस में जाएंगे तो फिर इन फ्लाइट मैसेजेस होते हैं, बसों में, आप मेट्रो में जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, तो आवाज ही काम कर रही है ना हर जगह। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। तो इस वजह से एडवर्टाइजिंग तो है ही, विज्ञापन की दुनिया तो बल्कि समझिए बहुत छोटी है उसके आगे। सर आज आप ये बताइए ना, कोई भी आज इलेक्शन भी हुई, माफ कीजिएगा, क्या काम कर रहा है? आपको ऑडियो विजुअल काम कर रहा है। आप सोशल नेटवर्क पे क्या हो रहा है, आवाज निकाल दीजिए तो आपको समझ आएगा आपको क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। सो ये जो तमाम चीजें हैं, तो इसलिए मैं बच्चों को, अपने जो भी मेरे भाई बहन, बेटियां, बेटे, सब उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि आवाज पे तवज्जो दीजिए, उसका अच्छा बोलना सीखिए। और उसके लिए भी अब मैं जाते जाते सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज जरूर बताना चाहता हूँ, आप सबके काम आएगी। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही कंजर्वेटिव सी एक्सरसाइज है, शायद आप
कहें कि ये तो बड़ी पुरानी बात बता रहे हैं, लेकिन उस बात में दम है। हम तभी सभी लोग किसी भी धर्म जाति से हों, हम ओम का बहुत एहतराम करते हैं, है ना? ठीक है, पर जिस तरह से हम ओम बोलते हैं, अब इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। आप इसको ओम एक बार में मत बोलिए। अ उ म को डिवाइड कर लीजिए। क्या बात है। हाँ, आप अ उ म को डिवाइड कर लीजिए और सुबह बहुत ही मजा, आप हंसेंगे इस बात के लिए, आप जब नहाने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हर आदमी कहता है मैं बाथरूम सिंगर हो गया, यू नो व्हाई? उसको खुद की आवाज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बाथरूम में गूंज होती है, एक नेचुरल रिवर्ब होता है, राइट? सो कहेगा यार आई एम नॉट ए सिंगर बट आई एम ए बाथरूम सिंगर। मजाक करते ना हम जी, पर वो मजाक की बात नहीं है, क्योंकि यू फॉल इन लव विद योर वॉइस इन बाथरूम ओनली। उसको एक खाली कमरा सा मिलता है, उसमें जब गाना गाता है तो एक तो उसको कोई देखने वाला, आपका मुंह टेढ़ा है क्या है वो, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह से जब आप नहा लें, अपने बदन को पोंछ रहे हैं, तब आप 10 सेकंड अ कीजिए। इससे आपके जो पेट के मसल्स हैं, ये आपके फ्लेक्सिबल होंगे, इसमें लचीलापन आएगा। फिर आप ऊपर आ जाइए, ऊ ऊ अ ऊ म ओम, यही हो गया। फिर ऊ जो करेंगे आप, तो वो आपके लंग पार, आपके फेफड़ों की ताकत बढ़ाएगा। और जो म है, ये ENT, जिसे आपके हमारे वोकल कॉर्ड्स हो गए, ईयर, नोज एंड थ्रोट, सब काम आते हैं आवाज के अंदर। आपको जुकाम लगा हो तो आवाज नहीं निकलती ना आपकी, बिल्कुल। कहने को नाक का उसका नाता नाक के साथ है। आपका कान बंद हो तब भी आवाज, तो ENT आपका दुरुस्त रहेगा। उसको फिर आपने क्या करना है, उस ओम को बोलते वक्त आपने स्लाइड करना है, सांस अंदर भरना है और ओम, अ से शुरू किया, ऊ को टच करते हुए मां पे छोड़ दिया। आप जब ये करेंगे तो आप देखेंगे आपकी आवाज में बहुत फर्क पड़ेगा, आपके बोलने के स्टेमिना में बहुत फर्क पड़ेगा। मैं कुछ ये नहीं बता रहा कि मैं बाबा रामदेव नहीं हूं कि मैं आपको योगा सिखा रहा हूं, नहीं है ना। मैं सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूं कि जब ओम बना होगा, है ना, तो ये एक बेसिक, मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज के हिसाब से ही, परमात्मा का नाम तो बाद में जोड़ा होगा जी, वो माध्यम बाद का होगा, लेकिन कहीं आपकी पूरी बॉडी को, आपके वोकल कॉर्ड्स को, आपके चिंतन को, आपका जो माइंड का लेवल होता है, जो मेंटल लेवल होता है, आपके रिफ्लेक्सेस को, कई बार क्या होता है आप बोलना चाहते हैं, आपको शब्द याद नहीं आ रहा, आप बहुत सारे पर्यायवाची वैसे शब्द लेकर बैठे हुए हैं। आप जाती जिंदगी में भी आप कैसे कनेक्ट बनाते हैं, संपर्क कैसे जुड़ते हैं एक दूसरे से। अगर मैंने सनी के साथ या आपके साथ बात करनी है, तो मैं कहूंगा यार सनी, मैं ना परसों सदर बाजार जा रहा हूँ, ये चांदनी चौक के करीब पड़ता है और वो पोस्ट ऑफिस के निकट है और उसके पास है। तो मैंने क्या किया, आपकी बोरियत को तोड़ने के लिए नियरनेस को करीब भी कह दिया, पास भी कह दिया, निकट भी कह दिया, नजदीक भी कह दिया, है ना। उससे क्या हुआ कि आपकी कॉन्वर्सेशन में, आपकी वार्तालाप में, वो जो बोरियत थी वो कम हो गई, उबाऊपन जो था वो समझो कट गई, है ना। अब हम लोग बात करते हैं, लगभग 500 साल पहले की बात है, तकरीबन 60 साल होंगे। आपने तकरीबन भी कह दिया और लगभग भी कह दिया, अप्रोक्सीमेटली भी कह दिया। तो ये जो, अगर आप भाषा पर क्या होता है कि आप जब मेंटली आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं, हाँ, तो आपको शब्द याद नहीं आता, तो आप कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा कहीं लैग कर जाते हैं, समझे, या दूसरों से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो ओम जो शब्द होता है, अ उ मा, इसका कोई संबंध किसी धर्म, किसी जात, किसी के साथ नहीं है। ये अपने आप में एक एक्सरसाइज है बस। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, और स्टाइल चाहे आजान का हो, चाहे आरती का हो, चाहे एक ओंकार, स्टाइल जो होगा वो आप देखेंगे जब भी गाते हैं, उनके शरीर के तीनों अंग काम कर रहे हैं। जब वो खुदा की इबादत भी कर रहे हैं, या भगवान को याद कर रहे हैं, या हम लोग गुरुद्वारे में बैठ के एक ओंकार कर रहे हैं, तो आप देखोगे हमारा स्टाइल, हम कभी भी ऊंचे स्वर में इसको नहीं कहेंगे। आजान में हम देखोगे बाद में उठाते हैं, है ना, हम क्रेसेंडो बनाते हैं, हम कभी, आप
राम राम राम, फिर ऊपर क्रेसेंडो सुर को ऊपर लेना शुरू कर देंगे, जो भी अच्छा गाने वाला होगा। बिल्कुल। तो क्या करता है वो, ये नहीं कर रहा कि आपके कोई आपको अपनी सुरों से इम्प्रेस कर रहा है, नहीं, वो अपनी ही आवाज को खोल रहा है बेसिकली। ओके। सो ये एक जो आप बच्चे जो हैं, हो सकता है उन्हें मेरी बात थोड़ी पुरानी लगे, लेकिन ये बहुत अभिभूत है। हमारे ये fact है। जी स्टूडियो के बच्चे एकदम अभिभूत होकर आपको सुन रहे हैं और बहुत सीख रहे हैं। एक राइटर ने भी प्रश्न पूछा कि लेखकों को क्या कहना चाहेंगे। मैं बहुत भारी मन से सिर्फ तालियां बजा रहा हूं, आपकी इच्छा हो जवाब दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। नहीं, लेखकों के लिए देखिए, मैं कल्पना गोयल हैं जी। जी मैं, अब क्या होता है कि हर इंसान का लेखन से जो नाता होता है, वो जिस तरह के विषय को सुनना या जानना चाहता है, उसी को या पसंद करता है या नापसंद करता है। अगर मेरा इंटरेस्ट, सपोज कीजिए, सियासत में बिल्कुल नहीं है, मैं पॉलिटिक्स सुनना ही नहीं चाहता फॉर एग्जाम्पल, पर मुझे शाहरुख खान के बारे में ज्यादा जानना है, तो मैं उसके इर्द गिर्द जो कुछ लिखा जा रहा है, मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा। ओके, है ना? राइट। या मैं उसका क्रिटिक बन जाऊंगा, मैं उसका आलोचक या समर्थक हो जाऊंगा। बिल्कुल। इसी तरह से आज के लेखन में इतनी वैरायटी हो चुकी है कि तमाम चीजों को पढ़ना और उस पर अपने विचार व्यक्त करना आसान काम नहीं है। तो अब क्या होता है, जिस विषय में आपकी रुचि होती है, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। सपोज कीजिए आपको स्पोर्ट्स का बहुत शौक है या क्रिकेट, उसमें भी फिर आप क्रिकेट पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसी के साथ, अब उसमें क्या होता है, जो आपको अच्छे शब्दों के साथ पिरो के, माला पिरो के आप तक लेखन करता है, आप उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए लेखन में भी क्या होता है कि आप 3 शब्द अगर आपने ये इस्तेमाल किए, अब कई बार आपने देखा होगा, कहना तो मैं ये चाह रहा था, देखिए मैं ये कहना चाह रहा था जी। तो आपने क्या किया, 15 सेकंड में जो आप कुछ कहना चाहते थे, 6 सेकंड आप है ना जी। लेखन में भी यही होता है। लेखन में एक धारा प्रवाह होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए कि आपने जिस बात पे, जिस मौजू से शुरू किया, उसमें आपका इंटरेस्ट बना नहीं बना, आखिर में जब आप उसके अंजाम तक पहुंचते हैं, तो आपको वो आगाज से लेकर अंजाम तक पूरा छा जाना चाहिए। ओके, है ना? बिला वजह हम कई बार क्या करते हैं, अपने लेखन को लोगों से तालियां बजवाने के लिए सिर्फ हम बिला वजह यहां से यहां भटक जाते हैं। आज जो जमाना है, वक्त की कमी है, लेखन जितना प्रिसाइज होगा, समराइज करेंगे, संक्षिप्त होगा, है ना, उतना आपका पढ़ा जाएगा और उसे अप्रिशिएट किया जाएगा। शमी नारंग साहब, शब्द नहीं है हमारे पास, हम भावातुर हैं। बहुत ज़्यादा मतलब वक्त लिया आपका, लेकिन इतनी ज्ञान की बातें हुई अतीत में हमने। नहीं भाई यार, देखो पता क्या होगा जी, अब मैं पता लगा कि मजाक करना भी भूल जाऊंगा घर में, बोले वहां तो बड़े ज्ञान की बातें करते हो। ये ना हो जाए यार, मेरी गलतफहमी तोड़ देना यार। नहीं, बहुत सीखने को मिला हमें। बॉक्स एफएम की तरफ से बहुत बहुत आपका आभार भाई। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार सबको, और जो लोग मेरे बारे में लिख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको मेरा सलाम, प्रणाम, दुआएं बहुत सारी, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात आपसे होती रहेगी। फिर मिलोगे, इस बात का वादा कर लो हमसे, एक और मुलाकात का वादा कर लो। जी इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू सर।